ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 सॉल्व करना है, परम एंड श्रावणी। ओके, आपको 10 मिनट्स का टाइमर लगाया है मैंने। क्वेश्चन 1 9.1 पेज। ओके, ये 33.33% ऑन कॉस्ट मतलब क्या होता है? हाँ, 1/3 ऑफ कॉस्ट ना। तो 1/3 ऑफ कॉस्ट होता है। एंड सेल्स पे निकालने के लिए 1/4 ऑफ सेल्स, करेक्ट। अथर्व, तुम वो वाले मेथड से जाओ, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स वाले मेथड से। बाकी स्टूडेंट्स डायरेक्टली 25% कर सकते हो, 1/4 ऑफ सेल्स। ऐड करना है या माइनस करना है, 2 बार सोच के करो। हाँ, एग्जैक्टली ऐड करना है या लेस करना है।
क्वेश्चन नंबर 1 इज सेम लाइक इलस्ट्रेशन 10. सो आप क्या करो, क्वेश्चन बैंक में लिखो सेम लाइक इलस्ट्रेशन 10. सो आपको समझ में आ जाएगा कि मॉड्यूल के क्वेश्चंस कितनी बार रिपीट हो रहे हैं. इवन आप यहाँ पर लिस्ट देख रहे हो क्या, आरटीपी नवंबर 19 में 18 में 21 एंड 1 अगर जिनका कंप्लीट हुआ है यू कैन स्टार्ट विथ क्वेश्चन 2. उसकी लिस्ट तो देखो आप, एक लाइन है पूरी. आरटीपी मई 22, नवंबर 22, एमटीपी अप्रैल 23, एमटीपी मई 20, आरटीपी मई 19, आरटीपी नवंबर 20 और अभी का आरटीपी जून 24. सो जो न्यू सिलेबस स्टार्ट हुआ कब स्टार्ट हुआ, जून 24. सो इसके लिए मैं ज़्यादा टाइम दे रही हूँ. हाँ, और वहाँ पर 5 मार्क्स लिखा है वो कट करो, 10 मार्क्स कर दो उसको. ये यहाँ पर का 10 मार्क्स कर दो इसको. सो 17 मिनट्स. पलक एंड श्वेता फर्स्ट वाला हुआ कंप्लीट आपका. ओके, कंपेयर किया आंसर, पीडीएफ के साथ कंपेयर करो आंसर. ग्रुप में डाली है ना पीडीएफ. क्वेश्चन 2 इज सिमिलर टू विच इलस्ट्रेशन. 9. सो लिखो वहां पर सेम लाइक इलस्ट्रेशन 9. मतलब आपको इलस्ट्रेशंस अच्छे से आने चाहिए सारे, इसलिए मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दिस इज सेम लाइक इलस्ट्रेशन 10 फर्स्ट वाला. ओंकार एंड हर्षवर्धन अर्णव, उस लाइन का आया क्या फर्स्ट का आंसर, कंपेयर किया, करेक्ट है. ओके. एंड अथर्व, ओम, हितेश, आपका आ गया फर्स्ट का. सेकंड में लिखा क्या सेम लाइक इलस्ट्रेशन 9. हाँ, फर्स्ट इसमें चलेगा. हाँ, उन्होंने लिखा है ना. हाँ, इलस्ट्रेशन में भी उन्होंने राउंड ऑफ किया था ना शायद. हाँ. 1 में राउंडिंग ऑफ है. यहाँ पे वो सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं, 41,000 माइनस 1,000 एंड 40,000 को लेके फिर. हाँ, ये तो 20% ऑन सेल्स दिया है डायरेक्टली, दैट इज 8,000 ना. 32,000 आ रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स. सो यही पुण्येश ने बोला था, इसे बार बार सॉल्व करके लर्न हो जाता है. हाँ, अमाउंट लर्न होने लगती है.
ओके, क्वेश्चन 2 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन 7 कंप्लीट करो। लास्ट क्वेश्चन है ये, 12:30 तक कंप्लीट करो, देन BRS स्टार्ट करना है हमें। क्वेश्चन 2 में कुछ प्रॉब्लम है या आ गया सबको? आ गया। अभी जो 7 है वो कल का एक्सरसाइज क्वेश्चन 3 है, कितनी बार आया है देखो, सेम। ओके, मतलब आपके इनडायरेक्टली RTP MTP सॉल्व हो रहे हैं पिछले एग्जाम्स के। लिखो वहां पर सेम लाइक एक्सरसाइज क्वेश्चन 3।
Okay, tomorrow in 1 hour we will complete inventory questions, remaining inventory questions from additional question bank, and 1 hour we will do BRS, same like today. Okay, so BRS start करते हैं. मॉड्यूल लाया है सबने, ICI का मॉड्यूल. Okay, everyone ready for new topic? Bank reconciliation statement, chapter number 3. Okay, again हर्षवर्धन and पायल, साइंस बैकग्राउंड. आपको डेबिट क्रेडिट का नॉलेज नहीं लगेगा, अकाउंट्स का मतलब, फॉर लर्निंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. ओके, आपको सिर्फ कॉमन सेंस लगेगा ये सीखने के लिए, एंड एडलेस का लॉजिक. ओके, सो क्या हुआ, ये पूरा चैप्टर कॉमन सेंस बेस्ड है. ओके, सो आपको एक चीज लगेगी जो सबके पास है, एंड सेकेंड इज कॉन्सेंट्रेशन. बीच में एंड है, हाँ, और ये इतने परसेंट चाहिए, 10. हाँ, मतलब ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, राइटिंग मिस्टेक नहीं है, ये 1000% कॉन्सेंट्रेशन लगता है इसमें. क्योंकि क्या होता है, 5 मिनट पहले करेक्ट आ रहे थे आंसर्स, 2 मिनट के बाद अरे ये ऐड करना है या लेस करना है. फिर स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, पासबुक था या कैश बुक था, फिर ओवरड्राफ्ट आ जाता है. ओके, ऐसे कुछ कुछ हो जाता है. सो उसके लिए पहले कुछ टर्म्स समझने हैं हमें. क्रिकेट का गेम खेलना है तो कैसे टर्म्स उसके समझने पड़ेंगे, तो वैसे ही ये गेम खेलना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, तो उसके टर्म्स समझने पड़ेंगे. ओके, बैंक मतलब क्या, साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को पता है बैंक क्या होती है. ओके, रिकंसिलिएशन का मीनिंग हमारे कॉमर्स वाले बच्चे आपको बताएंगे. रिकंसाइल करना मतलब टू रिकंस्ट्रक्ट. ओके, टू रिकंसाइल ये वर्ब है, टू रिकंस्ट्रक्ट. ओके, सो इस वर्ब से, रिकंसाइल से, ये नाउन क्रिएट हुआ है. वर्ब मतलब क्रियापद. ओके, नाउन मतलब नाम. तो रिकंसाइल से रिकंसिलिएशन, ये नाउन क्रिएट हुआ है. मतलब क्या करना होता है, ये जो बैंक है ना, ये पासबुक देती है आपको. पासबुक पता होगा आपको, या बैंक स्टेटमेंट देती है. मतलब आपने क्या डिपॉजिट किया है हमारे बैंक में, जो हमारा अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट. सो सेविंग अकाउंट जो बैंक में होता है, उसके सारे डिटेल्स बैंक रिकॉर्ड करेगी ना, कि पायल ने कितना डिपॉजिट किया, पायल ने एटीएम से कितना विड्रॉ किया है, करेक्ट, पायल ने और क्या एक्सपेंसेस किए, जीपे से कितना पेमेंट किया. जीपे से पेमेंट होता है तो कैश नहीं कम होती है, क्या कम होता है, बैंक बैलेंस कम होता है. ओके, सो
जो बैंक थ्रू हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड बैंक को मेंटेन करना पड़ेगा, ओके। और हम जब बैंक में जाते हैं और उनको पूछते हैं कि हमारा स्टेटमेंट दे दो, मतलब हमारे अकाउंट में क्या खर्चा हुआ है और क्या रिसीट्स हुए हैं, उसका हमें क्या दे दो, स्टेटमेंट या पासबुक। सो पासबुक किसी ने देखा है, पासबुक, ओके। सो पासबुक में वो सब रिकॉर्ड होता है, करेक्ट। सो पासबुक, सो लिखो चैप्टर का नाम, चैप्टर 5 कंसेप्ट हम लिखने वाले हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हाँ 3 उसमें फर्स्ट टर्म है पासबुक। सो इट इज रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट ऑफ बैंक अकाउंट मेंटेन्ड बाय whom, मेंटेन्ड बाय बैंक ना। and it is given to saving account holders। बैंक में बहुत सारे अलग अलग अकाउंट आप ओपन कर सकते हो, पता है आपको, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, लोन अकाउंट। सो पासबुक आप प्रिंट करने जाओगे तो आपको ये पूरा रिकॉर्ड मिलेगा। पासबुक प्रिंटिंग ऑटोमेटिक होता है या एम्प्लॉय करके देता है बैंक में, या दोनों होता है? दोनों भी होता है। बैंक में जाओ, अंदर एम्प्लॉय बैठा रहेगा, उसको बोलो मेरा पासबुक प्रिंट करके दो, तो प्रिंट करके देगा। और पासबुक प्रिंटिंग के मशीन्स भी आए हैं अभी, एटीएम के इधर ही होते हैं ना वो। सो वहां पर क्या होता है, एम्प्लॉय नहीं लगता है, आप डायरेक्टली पासबुक अंदर डालते हो एंड प्रिंट करके बाहर आता है, ओके। सो पासबुक, आपके पेरेंट्स के पास पासबुक है, सो पासबुक अगर है तो उनका कौन सा अकाउंट है बैंक में, सेविंग अकाउंट। एंड देन जो सेकंड है बैंक स्टेटमेंट, वो किसको मिलता है, करेक्ट। सो बैंक स्टेटमेंट इज ऑल्सो, it is also record, it is also record of बैंक अकाउंट। कुछ अलग लिखना है तो बैंक अकाउंट डिटेल्स लिखो, नहीं तो ऊपर के जैसा ही हो रहा है ना, इसलिए इट इज ऑल्सो रिकॉर्ड ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स। डिटेल्स में आप ब्रैकेट में लिख सकते हो किसके डिटेल्स मिलते हैं आपको, रिसीट्स एंड पेमेंट्स विच इज मेंटेन्ड बाय बैंक ओनली, which is maintained by bank, and it is given to, correct, it is given to current account holders. ओके, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आप बताओ, आपको पता है ऑलरेडी, सिर्फ हम नाम लिखने वाले। सेविंग अकाउंट, ऐसे जगह रख दो, सेविंग जगह स्पेस छोड़ के लिखो, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, लोन अकाउंट, एफडी अकाउंट, डीमैट अकाउंट, शेयर्स के लिए हुआ वो। आरडी अकाउंट पता है क्या, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जैसे एफडी अकाउंट वैसे ही रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ओवरड्राफ्ट
अकाउंट होता है? नहीं, इट्स अ फैसिलिटी गिवन टू करंट अकाउंट होल्डर्स. व्हाट अबाउट कैश क्रेडिट, सीसी अकाउंट? कैश क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है, करेक्ट. सो यहाँ पर अभी एक एक का लिखो, ये यहाँ तक लिख कर हो गया. सेविंग अकाउंट कौन ओपन करता है जनरली? जो सैलरी जिनको मिलती है वो, मतलब सैलरीड पीपल, उनको मंथली सैलरी मिलेगी जनरली, एंड देन वहां से वो एक्सपेंसेस करेंगे ना, जो भी घर का खर्चा है उनका वो. करंट अकाउंट होल्डर्स, करंट अकाउंट कौन ओपन करता है? बिजनेसमैन. एंड उनको कौन सी फैसिलिटी दी है करंट अकाउंट को? ओवरड्राफ्ट, ओडी और सीसी. लोन अकाउंट कोई भी जिसने लोन लिया है बैंक से, उसका अकाउंट ओपन होता है ना बैंक में. जिसने भी लोन लिया है बैंक से, तो बैंक का लोन अकाउंट ओपन होगा. सो ये किसके पास रहेगा लोन अकाउंट? द पर्सन हु हैज टेकन लोन फ्रॉम द बैंक. सो एनी पर्सन. सो पर्सन हु हैज टेकन लोन फ्रॉम बैंक, कौन से भी बैंक से, हाँ, आपको जितने भी बैंक्स पता है, प्राइवेट बैंक्स लाइक आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, गवर्नमेंट बैंक्स लाइक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक. सो आपने बैंक से लोन लिया तो आपका लोन अकाउंट रहेगा, और उसका भी स्टेटमेंट रहेगा ना कि आपने कितना रीपेमेंट किया, इंस्टॉलमेंट्स कितने पे किए, इंटरेस्ट कितना वापस पे किया. देन एफडी अकाउंट क्या है फुल फॉर्म? फिक्स डिपॉजिट. फिक्स डिपॉजिट अकाउंट किसका होगा? जिसने डिपॉजिट रखा है बैंक में. ओके, सो अ पर्सन हु हैज केप्ट फिक्स डिपॉजिट ना, विद बैंक. सो ये 4 अकाउंट्स हो गए हाँ हमारे अभी तक. सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, लोन अकाउंट है, एफडी अकाउंट. ओके, सो देखो, सेविंग अकाउंट में आपको सैलरी मिल रही है तो वो सेविंग अकाउंट में जाती है. अगर आप सैलरी वाले लोग नहीं हो, एम्प्लॉय नहीं हो, आप बिजनेस कर रहे हो, तो आप कौन सा अकाउंट ओपन करते हो? करंट अकाउंट. ओके, मेरा करंट अकाउंट है. सो करंट अकाउंट को 2 फैसिलिटीज मिलते हैं, ओडी, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट. देन तीसरा लोन अकाउंट. सो लोन अकाउंट के लिए ऐसे कुछ नहीं है कि बिजनेसमैन ही लोन निकालेगा या एम्प्लॉय जो है सैलरी जिसको मिलते वही लोन निकालेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना. लोन कोई भी ले सकता है. सो वो होम लोन हो सकता है, एजुकेशनल लोन हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है, कार लोन हो सकता है, करेक्ट. सो कौन सा भी लोन हो सकता है. सो जिसने भी लोन निकाला है वो कौन सा अकाउंट ओपन करेगा? लोन अकाउंट. एफडी अकाउंट कौन ओपन करेगा? जिसने फिक्स डिपॉजिट रखा है. कोई भी रख सकता है, बिजनेसमैन भी एफडी बना सकता है या सैलरीड पर्सन भी एफडी रख सकता है. एफडी का जनरली आपको पता है कितने ईयर्स के लिए एफडी बनाते हैं? जनरली 10 ईयर्स, 12, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 1 ईयर, 2 ईयर, 4 ईयर्स. ओके, सो इस फिक्स्ड डिपॉजिट, सो वो फिक्स रखना है. सो अगर आपने एफडी अकाउंट किया है, फॉर एग्जांपल आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है 10,000 मंथली. ओके, तो ऐसे जमा किए अपने और 1 लाख की एफडी बनाई. 10 महीने में 1 लाख हो जाएंगे ना आपके, अगर सेविंग पूरा किया तो. ओके, आज इस कैफे में जाते हैं, कल उस कैफे में जाते हैं, चलो मुझे स्टाइपेंड मिल गया है, घूमने जाते हैं, ऐसे किया तो वो 1 लाख नहीं होने वाले. तो मतलब होंगे बट और ज़्यादा टाइम लगेगा. सो वो 1 लाख आपने फिक्स डिपॉजिट में रख दिए फॉर 5 ईयर्स, तो आप विड्रॉ कर सकते हो क्या उसको विद इन 5 ईयर्स? जनरली नहीं विड्रॉ कर सकते हो. ओके, सो विड्रॉ आप जब एटीएम में जाके पैसे निकालते हो या जीपे, फोन पे से पेमेंट करते हो, तो वो कौन से अकाउंट से पैसा लेस होता है? हाँ,
आपके केस में सेविंग अकाउंट अगर एम्प्लॉय है तो, एंड मेरे केस में करंट अकाउंट से डिडक्ट होता है जो भी खर्चा हो रहा है। ओके, सो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, इससे ही खर्चा होगा, करेक्ट। एफडी से हम निकाल सकते हैं क्या? मैम मैंने फिक्स डिपॉजिट से आज सारे फ्रेंड्स को पार्टी दे दी होटल में, वो एफडी से नहीं होता है, वो कहाँ से होगा? आपका सेविंग अकाउंट से होगा। जब तक आप स्टाइपेंड कमा रहे हो सेविंग अकाउंट होगा आपका। बाद में अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया सीए होने के बाद, या प्रैक्टिस स्टार्ट की खुद की, तो क्या होगा? करंट अकाउंट होगा। ओके, अभी नेक्स्ट 2 अकाउंट्स, रिकरिंग डिपॉजिट एंड डीमैट। डीमैट अकाउंट में क्या होता है? शेयर्स, ठीक है। म्यूचुअल फंड के लिए भी क्या लगता है? डीमैट अकाउंट। एंड रिकरिंग डिपॉजिट कौन ओपन कर सकता है? कोई भी ना, जिसको रिकरिंग डिपॉजिट करना है। पर्सन हु वांट्स टू डू रिकरिंग मतलब फ्रीक्वेंटली, बार बार। ओके, रिकरिंग मतलब बार बार। पर्सन हु वांट्स टू डू रिकरिंग डिपॉजिट इन बैंक। सो एफडी के केस में क्या हुआ? हमने पहले जमा कर दिया हमारे सेविंग अकाउंट में 10 मंथ्स की सैलरी, स्टाइपेंड 10 मंथ्स का, सब सेविंग अकाउंट में 1 लाख पड़े हुए थे, तो सेविंग अकाउंट से हमने एफडी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया उसको, 1 लाख को। सो एफडी में डाल दिया तो 5 साल देखना नहीं है अभी उसके तरफ, विड्रॉ नहीं कर सकते हो। ओके, डीमैट अकाउंट आप कब ओपन करोगे? सीए होने के बाद। ओके, जब आप शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करोगे तब आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना कंपलसरी है। एंड नेक्स्ट इज रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी अकाउंट। सो रिकरिंग में ऐसे 1 लाख 10 लाख आपको पहले ही सेव करना है क्या? नहीं, आपका जो स्टाइपेंड आ रहा है 10,000, उसमें से आपको लग रहा है 3,000 मुझे सेव करना है। ओके, हर मंथ, एवरी मंथ आउट ऑफ 10,000 यू विल सेव 3,000। तो आपका जो सैलरी है, मतलब आपका सेविंग अकाउंट है, वहां से आप ट्रांसफर करोगे आरडी अकाउंट में एवरी मंथ रिकरिंग, कितना? 3,000। सो सेविंग अकाउंट टू आरडी अकाउंट, दैट इज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आप क्या कर रहे हो? 3,000 ट्रांसफर कर रहे हो मंथली, तो वो होता है रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, समझ में आ गया अलग अलग अकाउंट्स कौन कौन से हैं। फिक्स डिपॉजिट में आप ऐसे मंथली ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। फिक्स डिपॉजिट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? लमसम अमाउंट पे करनी पड़ेगी ना। सेविंग अकाउंट से डायरेक्टली 1 लाख ट्रांसफर हो गया। ओके, साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स लिखो ये। ओके, इनका कॉमर्स में ये हो चुका है सब 11th 12th में। सेविंग अकाउंट, आरडी अकाउंट उनको पता है पहले से ही, आपको ये टर्म्स ही सब नए हैं ना। ओके, सो ऐसे ट्रांसफर करते हैं। ओके, और एसआईपी जिसने बोला हाथ ऊपर करो, फुल फॉर्म बताओ एसआईपी का। एसआईपी बोल रहा है अथर्व, उसका फुल फॉर्म वो बता रहा है हमें। आगे का तुम एक बताया मैंने। करेक्ट, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ओके, सो एसआईपी आपने म्यूचुअल फंड्स में वगैरह देखा होगा, एड में देखा म्यूचुअल फंड सही है, हाँ दैट इज एसआईपी। ओके, सो वो म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करना होता है, और वो यूनिट्स आइदर डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं या इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है। तो आप यूनिट्स में इन्वेस्ट करते हो, एंड जो म्यूचुअल फंड कंपनी है जहां पर आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो आगे शेयर्स में और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करती है ऑन बिहाफ ऑफ यू। सो वो इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो शेयर्स में तुम्हारा पैसा जाने वाला है। हमें शेयर्स का नॉलेज नहीं है,
तो हम क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसे देंगे, उनको नॉलेज है। तो ऑन बिहाफ ऑफ अस म्यूचुअल फंड कंपनी कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती है, शेयर्स में। अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड बोला उनको, तो आपने बोला डेट म्यूचुअल फंड में करो, डेट DEBT वाला डेट, इसमें इन्वेस्टमेंट करो मेरा पैसा, तो डिबेंचर्स वाले इसमें जाता है वो। सो ये लो रिस्क है ना, एंड इक्विटी वाला हाई रिस्क। क्यों रिस्क है, बिकॉज ऑफ चेंजेस है, हाँ, फ्लक्चुएशंस इन मार्केट, दैट इज चेंजेस इन प्राइजेस। ओके, तो वो म्यूचुअल फंड सही है वाले जो आप क्रिकेटर्स देखते हो ऐड करते हैं, धोनी वगैरह, तो वो म्यूचुअल फंड की ऐड कर रहे हैं। क्योंकि कैसे, शेयर्स का नॉलेज सबको नहीं होता है। ओके, आप तो थोड़े सीए होने के बाद आपको नॉलेज आ जाएगा। साइंस बैकग्राउंड वाले इमेजिन करो, इंजीनियर, डॉक्टर, पैसे तो बहुत कमाते हैं, बट एग्जैक्टली प्लान कैसे करना है ना, उसका इन्वेस्टमेंट कैसे करना है अच्छी तरह से, तो उनको तो नहीं समझेगा, करेक्ट। तो इसलिए उनको क्या है फिर, ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब ऐसे ही मंथली आपका जो भी ये है इन्वेस्टमेंट, उतनी अमाउंट आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो। यू कैन स्टार्ट विथ दिस अमाउंट, इतने कम अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हो मंथली म्यूचुअल फंड्स में। ओके, रिसेंट एग्जाम्पल सेजल मैम टू स्टार्ट दिस। ओके, सो रिस्क ज्यादा नहीं लेनी है तो 500 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, बट आई विल नॉट सजेस्ट यू टू डू दिस विथ योर स्टाइपेंड। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट सीए फाइनल में अटक गए हैं, कैसे, इंटरमीडिएट तक क्लियर है वो, और बाद में क्या कर रहे हैं, मैम हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें ही मजा आ रहा है। क्योंकि जो स्टाइपेंड मिला, अभी घर का खर्चा उनको नहीं करना है, तो उनके स्टाइपेंड का वो क्या करेंगे, फिर पेरेंट्स भी अलाउड करेंगे ना कि तुम्हारा स्टाइपेंड है देखो, फिर वो ट्रेडिंग कर रहे हैं शेयर मार्केट में, तो उसमें ही मजा आ रहा है। बट हमारा सीए नहीं हुआ है अभी तक, सीए फाइनल बाकी है ना, तो इसलिए स्टाइपेंड को नहीं डालना है शेयर्स में। एक बार सीए की डिग्री लगने दो, फिर पूरा सैलरी डाल दिया, फिर अपने रिस्क पे कुछ भी करो, बट जब तक सीए नहीं होते हो तब तक शेयर मार्केट में मत जाओ। ओके, नहीं तो वहां पर ही अटक जाओगे, क्योंकि एक बार वो आदत पड़ गई तो डेंजर है। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरेस्ट देती है बैंक, आपको पता है। सो कौन से अकाउंट्स पे इंटरेस्ट मिलता है, अभी जो हमने अकाउंट्स देखे इतने सारे, सेविंग अकाउंट, एफडी, रिकरिंग डिपॉजिट। ओके, मतलब करंट अकाउंट छोड़ के सभी अकाउंट्स पे इंटरेस्ट मिलता है फ्रॉम बैंक, एंड हमें देना पड़ेगा इंटरेस्ट किस पे, लोन, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कैश क्रेडिट की फैसिलिटी। ओके, सो इंटरेस्ट रिसीव्ड और ओके, साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब समझा होगा, हमें इंटरेस्ट मिला है फ्रॉम बैंक। इंटरेस्ट क्रेडिटेड का भी मीनिंग वही होता है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर पता है कॉमर्स वाले। सो हु इज द गिवर, बैंक। सो ये किसको किसको मिलता है, लिखो आगे, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एंड आरडी अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट, एफडी अकाउंट, आरडी इज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ओके, एंड इंटरेस्ट पेड
मतलब हमें इंटरेस्ट देना है बैंक को, इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट क्या आएगा, डेबिटेड टू बैंक ना। तो रिसीवर कौन है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, बैंक रिसीवर है ना, अभी हम दे रहे हैं इंटरेस्ट, इसलिए इंटरेस्ट डेबिटेड। ये क्यों मैं लिखवा के ले रही हूँ, ऐसे लाइंस आने वाले हैं क्वेश्चन में, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय टू बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। सो इंटरेस्ट पेड किस पे है, लोन अकाउंट, ओवरड्राफ्ट ना, ओडी फैसिलिटी एंड सीसी कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट का अकाउंट होता है क्या, एक बार चेक करोगे हाँ हितेश लंच ब्रेक में, मुझे लगता है सीसी अकाउंट ऐसे अलग होता है क्या, या वो भी फैसिलिटी है, फैसिलिटी ओवरड्राफ्ट जैसे ही। ओके, व्हाट इज ओवरड्राफ्ट, it is temporary loan na, it is temporary loan given to which account holders, given to current account holders. Okay, it is temporary loan given to current account holders by bank. Its repayment is as and when amount is collected in bank. जैसे हम लोन लेते हैं और लोन का रीपेमेंट कैसे करते हो आप, इंस्टॉलमेंट्स पे करते हो, वैसे ओवरड्राफ्ट का इंस्टॉलमेंट नहीं पे करना होता है, जैसे ही आपके करंट अकाउंट में पैसे आ जाएंगे ऑटोमेटिक रीपेमेंट हो जाता है, इट्स अ फैसिलिटी ना। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल करंट अकाउंट हैज नील बैलेंस, नील मतलब जीरो बैलेंस, बिजनेसमैन का करंट अकाउंट है और उसके करंट अकाउंट में कितने पैसे हैं, जीरो। ओके, एंड बैंक हैज सैंक्शन ₹5 lakh as OD overdraft. So क्या होता है, करंट अकाउंट होल्डर कैन यूज ना दिस 5 lakh, ये पैसे बैंक के हैं हाँ, क्योंकि उसके खुद के अकाउंट में तो जीरो बैलेंस है ना, सो ही कैन यूज दिस 5 lakh जो बैंक के है, हाँ ऑटोमेटिक रीपेमेंट हो जाएगा। सो ओवरड्राफ्ट समझा क्या होता है आपको, इसका पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में नहीं है, जैसे जैसे करें, फॉर एग्जांपल उस बिजनेसमैन का, फॉर एग्जांपल शर्ट्स का बिजनेस है, उसका शर्ट सेल होने लगेंगे वैसे वैसे पैसे आ जाएंगे ना उसके अकाउंट में, तो वो ऑटोमेटिक रीपेमेंट होते रहता है। ओके, अभी 5 लाख सैंक्शन किया है बैंक ने उसको टेम्पररी लोन ओवरड्राफ्ट, तो 5 लाख ऐसे मिल गए तो वो उड़ाता नहीं है एक दिन में, 5 लाख बिजनेस के लिए मिले हैं उसको। अभी फॉर एग्जाम्पल सेल्स उसका अभी तक चालू नहीं हुआ है, बट उसको रेंट पे करना है 50,000, सो अभी क्या करेगा वो 50,000 रेंट पे करेगा, कहाँ से, फ्रॉम दिस 5 लाख। ओके, एंड जैसे जैसे शर्ट्स का सेल होगा वैसे वैसे 50,000 मिल जाएंगे ना उसको, तो ये जो 50,000 यूज किए थे उसने बैंक के, तो वो रिकवर बैंक कर लेगी ना जैसे जैसे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे वैसे।
अगर कैश में पैसे दिए कस्टमर ने तो बिजनेसमैन क्या करेगा, कैश डिपॉजिट करेगा ना अकाउंट में, करंट अकाउंट में। और ऑनलाइन ही पेमेंट किया कस्टमर ने तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्टली उसके करंट अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। तो ये इसका रीपेमेंट कैसे है समझाना आपको। इट इज डिफरेंट फ्रॉम लोन। लोन में आप कैसे पे करते हो, इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हो, बट यहाँ पर रीपेमेंट कैसे है, एज एंड व्हेन amount is collected in bank, so it is automatic repayment. Okay, so आगे लिखो, he has used, he has, sorry, businessman मतलब या current account holder has used 50,000 rupees 50,000 for payment of rent on 1st July 25। 1 जुलाई को उसने रेंट पे किया 50,000, कौन से अमाउंट से, ओवरड्राफ्ट के अमाउंट से, एंड ही हैज कलेक्टेड rupees 50,000 from his customers on 10th July 25। So my next question is, वो जो करंट अकाउंट होल्डर है उसको कितने दिन का इंटरेस्ट लगेगा और कितने अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा, हाउ मेनी डेज एंड 50,000 पे लगेगा या पूरे 5 लाख पे लगेगा, कंफर्म। बट लोन लेते हैं हम 5 लाख का तो पूरे 5 लाख पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। हाँ करेक्ट। सो यही डिफरेंस है बिटवीन लोन एंड ओवरड्राफ्ट। लोन आपने 5 लाख का लिया और उसका कुछ भी नहीं किया, रख दिए कबर्ड में 5 लाख ऐसे ही लोन लेके, तो भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है क्योंकि लोन लिया है आपने। फिर आप उसका यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उसके साथ क्या कर रहे हो, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आप बैंक में जाके नहीं बोल सकते वो लोन तो मैंने अभी तक यूज ही नहीं किया है, पड़ा हुआ है घर पे, तो उसका इंटरेस्ट मैं नहीं पे करता हूँ। सो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा लोन के केस में। ओवरड्राफ्ट के केस में कैसे है अभी बताया आपने, 5 लाख का ओवरड्राफ्ट है बट 50,000 ही यूज किया है हमने, तो इंटरेस्ट लगेगा सिर्फ 50,000 पे क्योंकि यूज उतना ही किया है। ओके सो और कितने दिन का लगेगा, 1 जुलाई टू, करेक्ट, सो 9 डेज का ही लगेगा इंटरेस्ट। मतलब यहां पर क्या हुआ, जितने दिन के लिए वो अमाउंट यूज की है ना उतने दिन का ही लगता है। लोन के केस में कैसे होता है, आपने 5 साल के लिए लोन लिया है तो पूरे पीरियड का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। सो डिफरेंसेस समझ में आ रहे हैं। लोन अकाउंट होता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, इंटरेस्ट का रीपेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट पूरे अमाउंट पे लगता है लोन के केस में। यहाँ पर जितना यूज किया है उतने अमाउंट पे ही इंटरेस्ट लगता है, करेक्ट। उसके बाद रीपेमेंट कैसे है बताओ, इसका इंस्टॉलमेंट्स में होता है लोन का, एंड इसका जैसे जैसे अकाउंट में पैसे आएंगे, हाँ ऑटोमेटिक बैंक क्या करती है, आ गए 50,000 निकालो खुद के 50,000 पहले, क्या हाँ, अरे सॉफ्टवेयर होते हैं, इतना ऐसे नहीं कैलकुलेट कर, नहीं नहीं नहीं, वो ना आपको मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस करके जो चैप्टर है ना मैथ्स में
तब समझेगा कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। मैथ्स में है वो, आपको इधर नहीं है। इधर अमाउंट दी जाती है, अकाउंट इजी इधर अमाउंट दी जाती है आपको इंटरेस्ट की, कैलकुलेशन मैथ्स में है, ठीक है। एंड रियल लाइफ में कैलकुलेट नहीं करना है। आप तो एआई वाले लोग हो, आपको सिर्फ बैठना है, एआई सब कर रहा है या नहीं सिर्फ देखते रहना है आपको। तो रियल लाइफ में कैलकुलेशन थ्रू सॉफ्टवेयर होते हैं इंटरेस्ट के। 124 ले अमाउंट आने के लिए इंटरेस्ट रेट क्या लिया तुमने? ओके हाँ, मैंने बताया नहीं था, अथर्व ने डिसाइड कर दिया। 10% इंटरेस्ट रेट से उसने 9 डेज के लिए कैलकुलेट किया। मतलब उसने क्या किया होगा, 50,000 ऐसे किया क्या अथर्व? मतलब बाप रे, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, मैथ्स हाँ, सो एक बार चेक करो 124 आ रहा है क्या? 50,000 इंटू 10% इंटू 9/365। कैलकुलेटर अलाउड है? हाँ, आ रहा है ना? डायरेक्ट पण येतं आणि बारीक बारीक करून पण येतं. पण हे तुम्हाला होतं ना शाळेत इंटरेस्ट काढायला? हा, नाही नाही, शाळा म्हणते मी, शाळा शाळा हो मग. ओके ओके, बैंक का हमारे केस में इसमें से सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट ही लगने वाला है फॉर दिस टॉपिक, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मेनली तो क्या लगेगा, करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट होल्डर्स बिजनेस का ही हम देख रहे हैं। तो बिजनेसमैन का कौन सा अकाउंट मेंटेन करता है? करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट के लिए बैंक स्टेटमेंट दिया जाता है, ओके, बैंक से। एंड पासबुक किसको दिया जाता है? सेविंग अकाउंट होल्डर्स को, ओके। किसके ट्रांजैक्शन ज्यादा रहेंगे? करेक्ट, ओके। और अभी आप जो जीपे फोन पे करते हो ना, उससे तो स्टेटमेंट खत्म ही नहीं हो रहे हैं क्लाइंट्स के, ओके। अभी अर्णव के पापा को पता होगा जो प्रैक्टिस करते हैं। अभी क्लाइंट्स के जो बैंक स्टेटमेंट्स है वो बहुत बड़े हो चुके हैं। क्यों? 10 रुपए का चाय लिया, जीपे किया, ओके। कुछ भी करते हो जीपे करते हो आप, फिर आपका स्टेटमेंट बहुत बड़ा होने वाला है। पहले 10 रुपए का चाहे आप कैश पेमेंट करते थे, करेक्ट। सो अभी बैंक स्टेटमेंट्स आपको क्लाइंट्स के बहुत बड़े बड़े मिलने वाले हैं। एंड वो फिर क्लाइंट्स को सब पूछना पड़ता है, ये 10 रुपए का क्या किया, ये 100 रुपए कहाँ पर ये हुए हैं, एटीएम विड्रॉवल्स वहां पर आता है सब स्टेटमेंट में, ओके। सो आपका क्लाइंट क्या क्या किधर किधर पैसे उड़ा रहा है वो पूरा आपको समझ में आ जाता है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट वो आपको देता है ना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। तो आपको सब समझता है, कौन से होटल में गया था, उधर क्या खाया है, तो बैंक स्टेटमेंट से वो सब समझ में आ जाता है, ठीक है। सो बिजनेसमैन अभी क्या मेंटेन करता है बताओ? बैंक का रिकॉर्ड बिजनेसमैन भी रखता है। बैंक कैसे रिकॉर्ड रख रही है? विद द हेल्प ऑफ बैंक स्टेटमेंट, कैश बुक। बिजनेसमैन का लिखो कैश बुक का कौन सा कॉलम? वाओ, कैश कॉलम के साथ कैसे कंपेयर करोगे? हाँ, तो कौन से कॉलम के साथ कंपेयर करोगे? बैंक कॉलम।
कैश बुक में 3 कॉलम कैश बुक आपने 11th-12th में सीखा होगा, कैश कॉलम, बैंक कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम। आपको 2 कॉलम्स तक ही था ना, सो 2 कॉलम्स मतलब कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम ऐसे था। सो कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम में से आपको कौन से कॉलम के साथ कंपेयर करना है? बैंक कॉलम के साथ। सो नेक्स्ट लिखो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमें प्रिपेयर करना है इस चैप्टर में। ओके, सो इसमें 2 चीजें हम कंपेयर करने वाले हैं। कौन सी 2 चीजें? कैश बुक जो कौन मेंटेन करता है? बिजनेसमैन। कैश बुक का कौन सा कॉलम बताया आपने? बैंक कॉलम विल बी कंपेयर्ड विथ बैंक स्टेटमेंट ना, जो कौन मेंटेन कर रहा है? बैंक। बैंक स्टेटमेंट मेंटेन्ड बाय बैंक। या दूसरा क्या होगा? पासबुक हो सकता है ना। एंड कैश बुक कौन मेंटेन करता है? मेंटेन्ड बाय बिजनेसमैन। ओके, कंपेयर करने के बाद क्या देखते हैं हम? दोनों सेम है तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? सो प्रॉब्लम कब है? जब दोनों सेम नहीं है। ओके, सो यहाँ पर बैलेंस लिखो ये सब एज पर कैश बुक। एज ऑन 31st March 25। ₹3,30,500 है बैलेंस एज पर कैश बुक। किसका बैलेंस है ये? कैश का बैलेंस है या बैंक का? ऑफ बैंक लिखो। बैंक का होगा ना, कैश का बैलेंस लेके क्या करेंगे हम? फॉर बैंक रिकंसिलिएशन बैंक का बैलेंस कंपेयर करेंगे। कैश बुक से आपको 2 बैलेंस मिलने वाले हैं। कौन से 2 बैलेंस? कैश कॉलम से कैश बैलेंस एंड बैंक कॉलम से बैंक बैलेंस। बट हमें कौन सा बैलेंस चाहिए? बैंक बैलेंस। कैश तो आप किसके साथ टैली करोगे? फिजिकल कैश के साथ। फिजिकली कैश 1 लाख है एंड कैश कॉलम का कैश बैलेंस दिख रहा है 90,000। ओके, तो कम दिख रहा है ना 10,000। तो कैश आप कंपेयर करोगे विथ फिजिकल कैश जो आपके पास है एंड बैंक का बैलेंस जो है 3,30,500 वो कंपेयर किसके साथ करोगे? बैंक स्टेटमेंट के साथ विच इज मेंटेन्ड बाय बैंक। यहाँ पर बैलेंस है, लिखो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। सेम डेट का, हाँ, एज ऑन 31st March 25 इज ₹3,30,500। तो इस केस में प्रिपेयर करना है क्या? BRS नहीं। सो लिखो दोनों के बैलेंस सेम आए हैं ना, तो नो नीड टू प्रिपेयर BRS, that is bank reconciliation statement।
सो कौन से केस में देयर इज अ नीड, इन विच सिचुएशन देयर इज अ नीड टू प्रिपेयर BRS? व्हेन बैलेंसेस आर नॉट सेम. ओके, सो आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे इस चैप्टर में उसमें बैलेंस सेम होगा क्या? नहीं तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा 10 मार्क के लिए. नो नीड टू प्रिपेयर BRS, दोनों मैच हो रहा है. सो जब बैलेंसेस मैच नहीं हो रहे हैं तो आपको वो BRS करना पड़ता है. ओके, सो लिखो यहाँ पर बैलेंस एज पर बैलेंस ऑफ बैंक as per cash book. As on 31st December लेते हैं इस टाइम. अलग सिचुएशन ले रही हूँ, हाँ, ऊपर के साथ कुछ लेना देना नहीं है उसका. एज पर 31st December 24 रुपीज 1,20,300. एंड यहाँ पर है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट एज ऑन 31st December 24 रुपीज 1,19,800. सो बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, कौन सा भी नंबर लिखो जो इसके साथ सेम नहीं होना चाहिए. अदर देन 1,20,300 कौन सा भी अमाउंट लिखो. सो इस केस में देयर इज अ नीड ना टू प्रिपेयर BRS. देयर इज नीड टू प्रिपेयर BRS, that is bank reconciliation statement. बैलेंस क्यों नहीं मैच हो रहा है? बैलेंस क्यों नहीं मैच होता है? रिकॉर्ड नहीं किया है. कैश के केस में नहीं होता है. कैश मैंने चेक के केस में होता है. करेक्ट. कैश मैंने आज जाके डिपॉजिट कर दी ना, तो मैं उसी दिन बुक में रिकॉर्ड करती हूँ. कैश बुक में बिजनेसमैन रिकॉर्ड करेगा कैश बुक में कि मैंने आज कैश डिपॉजिट किए 1 लाख इन बैंक. एंड उसी दिन बैंक भी रिकॉर्ड करती है ना कि मेरे पास कैश आई है. सो दोनों बुक्स में रिकॉर्ड हो रहा है, तो डिफरेंस नहीं आएगा. डिफरेंस कब आएगा? जब एक बुक में रिकॉर्ड हुआ है एंड दूसरे बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है. एक बुक में मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है, मतलब बिजनेसमैन ने रिकॉर्ड किया है बट बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया है, या उल्टा बैंक ने रिकॉर्ड किया है बट बिजनेसमैन ने रिकॉर्ड नहीं किया है. ओके. और गलत अमाउंट रिकॉर्ड की है बिजनेसमैन ने, एरर, तो भी क्या होगा? मैच नहीं होगा. चेक बाउंस हुआ है. हाँ करेक्ट. ज्यादा या कम अमाउंट रिकॉर्ड की है. करेक्ट. किसी ने भी, हाँ, बिजनेसमैन से भी गलती हो सकती है. बैंक से रेयर चांसेस है 1%, बट गलती हो सकती है. ओके. सो उन्होंने रीजंस दिए हुए हैं हमें, कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस इन द बैलेंस ऑफ पासबुक एंड कैश बुक. पासबुक मतलब ही क्या? बैंक स्टेटमेंट. ओके. सो लिखो ये. कभी कभी वो पासबुक वर्ड यूज कर रहे हैं, कभी कभी बैंक स्टेटमेंट वर्ड यूज कर रहे हैं.
ओके, सो रीजंस क्या क्या दिए उन्होंने, टाइमिंग डिफरेंसेस, सो व्हाट इज टाइमिंग डिफरेंसेस वो बताने वाले डिस्कस करने वाले हैं. एंड सेकेंड इज डिफरेंसेस अराइजिंग ड्यू टू एरर्स इन रिकॉर्डिंग द एंट्रीज. ओके, एरर्स आपने क्या क्या बताए थे कि एक ने रिकॉर्ड किया है दूसरे ने रिकॉर्ड नहीं किया है, और क्या बताया था, रॉन्ग अमाउंट्स रिकॉर्ड किए हैं. ओके, एरर्स की वजह से डिफरेंस होंगे या टाइमिंग डिफरेंसेस. ओके, बैंक पासबुक जिसने देखा नहीं है या जिसने देखा है, आप बताओ ऐसे ही कॉलम्स होते हैं क्या. मेसर्स मतलब बिजनेसमैन का नाम या अकाउंट होल्डर वाले का नाम. इन अकाउंट विथ पंजाब नेशनल बैंक. ओके, पंजाब नेशनल बैंक का एड्रेस दिया है, अकाउंट नंबर होता है ना, बहुत बड़ा नंबर होता है. एंड देन ट्रांजैक्शन पीरियड, मतलब फॉर एग्जाम्पल 1 April 24 to 31 March 25. ओके, दिस इज फाइनेंशियल ईयर. हाँ, पायल, Jan to December इज कैलेंडर ईयर, बट इसके लिए कॉमर्स में ये यहाँ से ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से एंड खत्म होता है मार्च 31 मार्च को. ठीक है, Jan to December कैलेंडर ईयर होता है हमारा, मतलब न्यू ईयर कब सेलिब्रेट करते हैं, 1 January को, यहाँ पर 1 April को. हाँ, न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1 April को. आगे आपने कॉलम्स ये देखे, क्या चेक करो, डेट रहता है, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन मतलब कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल. देन चेक नंबर होता है अगर चेक डिपॉजिट किया है तो, एंड विड्रॉवल्स होते हैं मतलब आपने जो विड्रॉ किया, डिपॉजिट मतलब जो डिपॉजिट किया, एंड लास्ट में बैलेंस. ओके, DR CR, DR इज डेबिट, CR इज क्रेडिट. ओके, साइंस वालों को ये पता नहीं होगा, सो ये बेसिक अकाउंट्स आप दोपहर में अटेंड करोगे तब समझेगा आपको. ओके, दिस इज नॉट डॉक्टर. ओके, दिस इज DR इज डेबिट. ओके, उनको वही पता होगा ना DR मतलब, नॉर्मली अदर देन कॉमर्स स्टूडेंट्स DR इज डॉक्टर. सो ये डॉक्टर नहीं है, दिस इज डेबिट और क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म है ये. ओके, सो डेबिट इस पूरे वर्ड में R नहीं है, फिर भी इसका शॉर्ट फॉर्म DR है. रीजन मुझे भी नहीं पता है. क्रेडिट CR. ओके, सो मे बी ये DE एंड CR मैच नहीं हो रहा है तो इसको उन्होंने DR कर दिया होगा. ओके, DR CR अभी नहीं समझा तो भी चलेगा, ऐसे कॉलम्स होते हैं ये समझाना. डेट होता है, पर्टिकुलर्स होता है, हमें लर्न नहीं करने हैं कॉलम से, सिर्फ बता रही हूँ कि पासबुक ऐसे दिखता है. बैंक स्टेटमेंट के भी यही कॉलम्स होते हैं, कुछ अलग नहीं कॉलम्स होते, यही कॉलम होते, कितना विड्रॉ किया, कितना डिपॉजिट किया एंड बैलेंस कितना है. ओके, आप कॉमन सेंस लगाओ, लॉजिक लगाओ कि आपको स्टेटमेंट मेंटेन करने को दिया तो आप यही कॉलम्स करोगे ना, कि डेट, ट्रांजैक्शन क्या हुई, उस आदमी ने कैश डिपॉजिट किया है या विड्रॉ किया है वो लिखोगे, चेक थ्रू किया है तो चेक का नंबर लिखोगे. विड्रॉवल, डिपॉजिट्स एंड बैलेंस, चेक का नंबर कहाँ पर होता है, चेक पे नीचे होता है. करेक्ट, कहाँ पर, डबल इन्वर्टेड कॉमास में. हाँ, ओके, सो ये भी देखा हमने, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. टू रिकंसाइल वर्ब है, टू रिकंसाइल मीन्स टू आइडेंटिफाई और फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट सोर्सेस एंड एलिमिनेटिंग दैट डिफरेंस. ओके हितेश, तुम यही पढ़ रहे हो ना. हाँ, टू रिकंसाइल मीन्स टू आइडेंटिफाई डिफरेंसेस बिटवीन टू सोर्सेस. बिटवीन टू सोर्सेस कौन से हैं हमारे, हाँ, पासबुक एंड कैश बुक, PB एंड CB. करेक्ट, एंड टू एलिमिनेट दोस डिफरेंसेस, वो हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में करने वाले हैं. whenever we deposit or withdraw money from bank, it is always recorded at two places. कौन से,
बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इन कस्टमर्स बुक, मतलब बिजनेस बंद के बुक में, एंड यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट दैट इज पासबुक इन द बैंक बुक। तो जब भी हम विड्रॉ और डिपॉजिट करेंगे कहाँ पर, बैंक में, तब वो रिकॉर्डिंग दो जगह पे होगा, कस्टमर के इधर कैश बुक में एंड बैंक के इधर पासबुक में। कॉजेस ऑफ डिफरेंस ऊपर दो थे ना चार्ट में, एक था टाइमिंग डिफरेंसेस एंड दूसरा था एरर्स ना। ओके, तो नीचे आते आते वो 3 हो गए डिफरेंसेस। चार्ट में 2 ही दिए हैं ना आपको, बट अभी पेज नंबर इस पे आ जाओ 3.6 पे, तो वहां पर वहां पर डिफरेंसेस कितने दिख रहे हैं, कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस 3 हो गए। फर्स्ट टाइमिंग वाला है, सेकंड है ट्रांजैक्शंस एंड थर्ड इज एरर्स। ओके, तो आपका होमवर्क है ये तीनों पढ़ना है पैराग्राफ्स, सिर्फ इतना ही पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। एंड कल एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्विंग हम स्टार्ट करने वाले हैं बीआरएस का। ओके, अभी होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दे रही हूँ इन्वेंट्री के सिमिलर वाले। नेक्स्ट वीक टेस्ट है आपकी, डेट बताती हूँ नेक्स्ट वीक। ओके, लॉजिकल रीजनिंग की टेस्ट है मैथ्स की नेक्स्ट वीक, इन्वेंट्री की टेस्ट है अकाउंट्स की नेक्स्ट वीक, लॉ की टेस्ट है यूनिट नंबर नेक्स्ट वीक। सैटरडे ला वो भी शिफ्ट कर दो नेक्स्ट वीक। हाँ, और आपकी यूनिट कौन सा चल रहा है? हाँ, कंपनीज, हाँ, तो वो भी टेस्ट है आपकी इनके साथ, कंपनीज एक्ट होने के बाद नेक्स्ट वीक का शेड्यूलिंग बता रही हूँ मैं। नेक्स्ट वीक टेस्ट महोत्सव है, टेस्ट सीरीज ही है आपकी, टेस्ट मैथ्स।